हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 26 द इंडियन गवर्नमेंट। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गोल ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। So let's begin with chapter number 26, the Indian government of Unit 5, we govern ourselves. So, India being a big country is divided into states and union territories with Delhi as the national capital territory. To govern such a big country, the government of India functions at two levels, the central and the state. तो इंडिया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसीलिए ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, जिसमें दिल्ली जो है वो इंडिया का नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, यानी कि कैपिटल है इंडिया का। तो इतने बड़े कंट्री को गवर्न करने के लिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो दो लेवल पे फंक्शन करती है। पहला है सेंट्रल लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल। The government at the central level is called the central or union government, while the governor at the state level is called state government. तो जो गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे होती है उसे हम लोग सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, और जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे होती है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। Every state and union territory has its own state government, since the central government cannot look into the problems of every citizen of the nation. Thus, the central government deals with matter of national importance, while the state governments deals with the local matters. The two governments work together for the welfare of people. जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी होते हैं उनके सबका एक अपना स्टेट गवर्नमेंट होता है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे प्रॉब्लम्स को या फिर इंडिया के हर एक इंसान का प्रॉब्लम्स नहीं देख सकता। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ नेशनल इंपॉर्टेंस वाले मैटर्स पे काम करता है, यानी कि जो नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम होती है उससे डील कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो कि हर स्टेट में होता है, वो वहाँ के लोकल मैटर से डील करती है। जैसे कि झारखंड है तो झारखंड में उसका एक स्टेट गवर्नमेंट होगा, बिहार है तो उसका एक स्टेट गवर्नमेंट होगा, गुजरात है तो उसका एक स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो हर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने एरिया का, अपने स्टेट का लोकल मैटर्स को देखती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के नेशनल मैटर्स को देखती है। ये जो दो गवर्नमेंट है ये साथ में काम करती है ताकि हमारे लोगों यानी कि इंडिया के सिटीजन और इंडिया के लोगों के लिए वेलफेयर का काम किया जा सके, अच्छा काम किया जा सके। हम लोग अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट मेनली ऑफ थ्री ऑर्गन्स, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियरी। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। The legislature, also known as the parliament, is a law-making body. The Indian parliament has two houses, the Lok Sabha or the lower house, the Rajya Sabha or the upper house. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें तीन ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि तीन तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि द एग्जीक्यूटिव, दूसरा है द लेजिस्लेचर और तीसरा है द जुडिशियरी। यूनियन एग्जीक्यूटिव है, इसमें प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है उसमें जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है इसमें कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, और उनके साथ साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर, जिसे हम लोग पार्लियामेंट भी कहते हैं, ये लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि यहाँ पे लॉज बनते हैं, रूल्स बनते हैं। इंडिया पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा और द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द हाउस ऑफ द पीपल. It consists of 545 members who are directly elected by the people through voting. Any Indian citizen who is more than 18 years old has the right to vote. The members of the Lok Sabha are elected for a period of 5 years. An Indian citizen who is above 25 years of age can stand for the Lok Sabha elections. तो ये जो लोकसभा है, जिसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, ये एक पार्लियामेंट है जो कि बहुत सारे लोगों का घर है। इट इज द हाउस ऑफ मेनी पीपल। इनमें 545 मेंबर्स प्रेजेंट है जो कि डायरेक्टली हम लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। जो भी इंडियन सिटीजन है, इंडियन लोग हैं, वो जो भी 18 साल से ऊपर है वो लोग वोट करते हैं, और जब भी वोट करते हैं इलेक्शन में तभी लोकसभा के मेंबर्स चूज किए जाते हैं। टोटल कितने मेंबर्स हैं? 545 मेंबर्स। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, यानी कि अगर एक बार वोटिंग हो गया और अगर जीत गए तो वो 5 साल तक वहां रहता है, उसके बाद फिर इलेक्शन होता है। और कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि 25 साल से ऊपर है, जो 25 साल के एज से ऊपर है, वो लोकसभा की इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है और लोकसभा का मेंबर बन सकता है अगर वो जीत जाए। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये पार्लियामेंट हाउस का पिक्चर है, जो कि एक लॉ मेकिंग बॉडी है जहाँ रूल्स और लॉज बनते हैं।
दूसरा आता है राज्यसभा। राज्यसभा और द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। It can have maximum 250 members, of which 238 are elected by the members of the state assemblies and the remaining 12 are nominated by the president. Each member is elected for a period of 6 years. An Indian citizen who is above 30 years of age is qualified to be a Rajya Sabha member. तो राज्यसभा, जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है पार्लियामेंट का, वो एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। इसमें मैक्सिमम 250 मेंबर्स ही रह सकते हैं, जिसमें से 238 जो मेंबर्स है उन्हें स्टेट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। कौन इलेक्ट करते हैं? स्टेट मेंबर्स, यानी कि स्टेट असेंबली के मेंबर्स। और जो रिमेनिंग 12 हैं उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, तभी जाके वो लोग वहां के मेंबर बनते हैं। ये जो भी मेंबर बनते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं 6 साल के लिए, 6 ईयर्स के लिए। जो भी इंडियन सिटीजन 30 साल से ऊपर का है वो लोग राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। हमेशा याद रखिएगा, लोकसभा में कितना एज चाहिए खड़ा होने के लिए? 25 साल, और राज्यसभा में 30 साल। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन 25 साल से ऊपर है तो वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, और इंडियन सिटीजन 30 साल से ऊपर है तो वो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। अब हम लोग बात कर रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट कौन होते हैं? द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। ही इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. द प्रेसिडेंट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट लेस देन 35 years ऑफ एज। तो ये जो प्रेसिडेंट है ये हमारे कंट्री के हेड होते हैं, जिन्हें लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। यानी कि लोकसभा में जो इलेक्ट होके मेंबर्स आए हैं वो लोग इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं, तभी जाके वो लोग प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? कंट्री के हेड। ये जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं और स्टेट असेंबलीज के होते हैं, जो कि एक साथ मिलकर इलेक्शन करते हैं और प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रेसिडेंट बना है वो इंडिया के ही सिटीजन होना चाहिए, और वो 35 साल से कम के नहीं होना चाहिए। 35 years ऑफ एज उनका होना चाहिए। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये राष्ट्रपति भवन का पिक्चर है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्शंस के बारे में। हम लोग कितना देर से बोल रहे हैं कि इलेक्शंस होता है, इलेक्ट करते हैं, ये लोग इलेक्ट करते हैं लोकसभा वाले। तो इलेक्शंस के बारे में बहुत बात हुआ, तो अब जान लेते हैं कि इलेक्शंस क्या होते हैं। Our country has many political parties. हमारा जो कंट्री इंडिया है ये इतना बड़ा है, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट है। The parties field their candidates for each constituency before the elections. The candidates have give speeches and tell people to vote for them. They also campaign through एडवर्टीजमेंट, पोस्टर्स एक्सेट्रा। तो हमारी कंट्री है बहुत बड़ी, उनमें है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो पार्टीज है वो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है। कहाँ खड़ा करती है? कॉन्स्टिट्यूशनसी में, यानी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? एक एरिया होता है जहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है। तो बहुत सारे पार्टीज है, उसमें से एक एक कैंडिडेट निकलते हैं। मान लीजिए ये कोई पार्टी है, ये कोई पार्टी है, ये कोई पार्टी है, तो इसमें से एक कैंडिडेट निकला, इसमें से एक कैंडिडेट निकला, इसमें से एक कैंडिडेट निकला। तो हर पार्टी से कैंडिडेट निकलते हैं, जिससे कि उस एरिया में इलेक्शन होता है और वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ मैं इस पार्टी का हूँ। जैसे ये जो है ये बोलेगा कि हाँ मैं इस पार्टी का हूँ। तो ये तरह से होता है कैंडिडेट्स सिलेक्शन। इलेक्शन से पहले जो कैंडिडेट्स जो कि बाहर आए हैं पार्टीज से, वो स्पीच देते हैं और इंडिया के लोगों को बोलते हैं कि उन्हें वोट करें। वो लोग कैंपेन भी चलाते हैं, जैसे कि पेपर्स में एडवर्टीजमेंट आता है, ऐड आते हैं, फिर टीवी में भी आता है, पोस्टर्स भी लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इलेक्शन से पहले। ऑन द इलेक्शन डे, अब बात करते हैं इलेक्शन डे के दिन क्या होता है। द पीपल गो टू स्पेशल पोलिंग बूथ्स, हेयर दे गिव देयर वोट थ्रू अ बैलेट पेपर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्शन के दिन क्या होता है, जो पीपल, जो इंडियन सिटीजन है, वो लोग पोलिंग बूथ्स जाते हैं। पोलिंग बूथ्स में वो लोग वोट देते हैं, या तो बैलेट पेपर से देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से देते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पिक्चर है। बैलेट पेपर क्या होता है? बैलेट पेपर कंटेन्स द नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स एंड सिंबल्स ऑफ देयर पार्टीज। द कैंडिडेट्स हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। तो बैलेट पेपर जो होता है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं और अलग अलग पार्टीज के सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो कैंडिडेट्स जो खड़े होते हैं, अगर उन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलता है तभी वो लोग पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट हो पाते हैं। The party having the maximum number of members in the parliament wins and is called the majority party. तो जिस पार्टी में बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, वो जीत जाते हैं और उन्हें मेजॉरिटी पार्टी कहा जाता है। The majority party then forms the government at the central level. The leader of the majority party is appointed the Prime Minister of the country by the President. The Prime Minister chooses a team of ministers called the Council of Ministers or the Cabinet Ministers to work in different sections. तो ये जो मेजॉरिटी पार्टी होती है ये फिर एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं सेंट्रल लेवल पे।
और जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है जिसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है वो प्रेसिडेंट चूज करता है। कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट चूज करता है। द प्राइम मिनिस्टर चूजेज अ टीम ऑफ मिनिस्टर्स, तो जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो फिर कुछ टीम ऑफ मिनिस्टर्स को चूज करता है जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है या कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है, जो कि अलग अलग सेक्शंस में काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने बहुत जाना, बहुत पढ़ा कि क्या होता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू टेक देयर ओन डिसीजंस एट द स्टेट लेवल। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उनके पास पावर होता है कि वो स्टेट लेवल पे अपनी कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे मैटर्स आ सकते हैं जैसे कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। तो बहुत सारे मैटर्स है जो स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेचर होता है और जुडिशरी होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। अब गवर्नर कौन होते हैं? गवर्नर जो है वो एक स्टेट के हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं, सबसे ऊंचा पोस्ट होता है उनका। वो अपॉइंट किए जाते हैं 5 साल के लिए बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोग स्टेट लेवल पे गवर्नर को अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जो चूज कर रहे हैं वो तो प्रेसिडेंट ही चूज करते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी एडवाइस उसमें देते हैं। ही इज अ लिंक बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो गवर्नर होते हैं ये एक लिंक का काम करते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट तक होता है, यानी कि एक बीच का लिंक का काम करते हैं, बीच का आदमी का काम करते हैं। The governor appoints the leader of the majority party as the chief minister and then on the advice of the chief minister appoints the member of council of ministers। तो ये जो गवर्नर है ये मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को चूज करते हैं एज द चीफ मिनिस्टर, यानी कि वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। फिर ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर्स को चूज किया जाता है। Thus the procedure of formation of state government is the same as that of the central government। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट का ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा ही है, उसका प्रोसीजर भी उसी के तरह है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का पिक्चर है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है। अब बात करते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी जो है ये गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि लॉ ब्रेकर्स को पनिश करती है। यानी कि जो रूल्स बना है, लॉज बना है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब जानता है। तो ये रूल्स को जब कोई तोड़ता है तब उसे वो पनिश करते हैं। सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन द पीपल एंड गिव्स जस्टिस, यानी कि जो भी लड़ाई हो रही है लोगों के बीच में उसको ठीक करते हैं और उन्हें इंसाफ देते हैं। क्या देते हैं? इंसाफ। गिव्स जस्टिस। आपने बहुत सारे मूवी में देखा हो कि हमेशा इंसाफ के लिए लोग लड़ते हैं, तो यही सब होता है जुडिशरी में भी। फॉर दिस वी हैव लॉ कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये जो जस्टिस का काम है, जो ये लोग डिस्प्यूट सेटल करते हैं, पनिश करते हैं, ये सब के लिए भी लॉ कोर्ट्स होते हैं अलग अलग लेवल पे, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट जो है ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है। जो सबसे बड़े बड़े मैटर होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, जो इंसाफ करते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। मान लीजिए आप कहीं भी गए, कोई भी कोर्ट में गए, कोई भी डिसीजन हुआ, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में वहां कोई डिसीजन हो गया तो वो हो गया, वो पत्थर का लकीर बन जाता है, इट इज फाइनल। और अलग अलग कोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट होते हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कोई भी डिसीजन जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लेती है कैन बी रिव्यूड बाय द हाई कोर्ट्स एंड फर्दर बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो भी डिसीजन हुआ, जो भी फैसला हुआ, उसे हाई कोर्ट भी रिव्यू कर सकती है, हाई कोर्ट भी देख सकती है कि क्या डिसीजन है, उसे बदल भी सकती है। और अगर हाई कोर्ट में कुछ हो रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट भी देख सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें भगवान की तरह काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का भी डिसीजन देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी डिसीजन देखते हैं। हाई कोर्ट्स जो है ये हाई कोर्ट अपना भी डिसीजन देखता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी देखता है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इंडियन गवर्नमेंट का, कैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।